नज़र आ रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट की तरफ माइल कर सकेगा और क्या ये मईशत की तरफ मईशत की बेहतरी की तरफ इंडिकेट करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका कोई मईशत की बेहतरी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कुछ क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उनका मईशत से ताल्लुक है, मगर इनका वॉल्यूम्स का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ स्मॉल टिकट आइटम्स हैं, जैसे वर्ल्ड कॉल है, सिल्क बैंक है, हम न्यूज़ है। इनके कुछ वॉल्यूम ज़्यादा बढ़े हैं और इसमें एक रीज़न ये थी कि एक के वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहे थे कि वहाँ ये था कि टेक ओवर कहीं भी हुआ है। हुँ, और दूसरा अगर आप देखेंगे सिल्क बैंक के अंदर भी आपको पता है कि वहाँ पर भी काफ़ी टेक ओवर की और मर्जर की काफ़ी इतलात है। तीसरा अगर आप देखेंगे बाइको, बाइको में भी एक डील हुई है जो कुछ फॉरेन फंड्स ने बेचा था और लोकल फंड्स ने लिए हैं या इंडिविजुअल्स ने लिए। तो ये 3-4 चीज़ों की वजह से 63% ऑफ द वॉल्यूम कल का सिर्फ इन 4 शेयर्स में हुआ था। हुँ, तो और एक ही स्क्रिप्ट में वर्ल्ड कॉल में 43.26% हुआ था। तो उसका मईशत से मेरा ख्याल है दूर-दूर तक इस वॉल्यूम का ताल्लुक नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि यस रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं क्वार्टर वाइज़, तो थर्ड क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक रैली इस वजह से हो सकती है। और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या टेलीकॉम से रिलेटेड है, उनमें कुछ एक्विजिशन मर्जर की आ रही है और कुछ उसको मेरा ख्याल है वो दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स इन डिफरेंट अदर बिजनेसेस। तो वहां पर इसकी वजह से ये काफी आपका हलचल हो रही है। सही। अशफाक साहब, हुकूमत ने जो आईएमएफ को आगाह किया है कि वो अगले माली साल का जो टैक्स हदफ है वो 5800 अरब रुपए जो है वो रखने जा रहा है और मज़ीद 350 अरब रुपए भी रखने की तजवीज़ है। लेकिन हमने कुछ माह पहले देखा कि हुकूमत की तरफ से 6000 अरब रुपए का टारगेट दिया गया, लेकिन चंद ही माह में हमने देखा कि इसमें 200 अरब रुपए की कमी आ गई। क्या ये अचीवेबल टारगेट है अभी भी? देखिए, उस्मा मैंने पहले भी ये मीडिया पे कहा था और जब 6000 अरब की टारगेट सेट हो रहे थे आईएमएफ से नेगोशिएशन के टाइम पे, उस वक्त मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ मीडिया पे और आप क्लिप मेरी उठा सकती हैं शादेब खानजादा के प्रोग्राम की, तो मैंने कहा था ये नामुमकिनात में से है। हुँ, अभी अगर फर्ज करें 4700 अरब का टारगेट आप अचीव करते हैं इस मरतबा जो आपने 4009 से 963 से कम करके 4700 अरब पे लेके गए हैं, हुँ, तो अगर मैं उसमें भी अगर जो हुकूमती अहदाफ हैं, जो शरह नमू का हदफ है हमारा, और अगर मैं देखूँ 5.2 हुँ, और जो हमारा अफराद दर 8% है और अगर मैं इन दोनों को जमा भी कर लूँ हुँ, और उसके बेस पर रिवाइज़ रेवेन्यू टारगेट देखता हूँ, तो 5300 और कुछ अरब बनता है और उसमें अगर 350 अरब जिसमें से 326 अरब सेल्स टैक्स की मद में जो विड्रॉल है कंसेशन के अगर मैं ऐड कर देता हूँ, हुँ। फिर भी 130 अरब ऐसे रहते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और जब वो 130 अरब की वजह से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव करूंगा उसमें, तो वो इन्फ्लेशन ही ऐड होगा। एक तो 300-350 अरब का इन्फ्लेशन ऐड होगा और एक ये 130 अरब का, हुँ, तो आपका इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी आपकी सफोकेट हो जाती है। तो फिर इसी वजह से आप देखें 4 सालों में हमने हमेशा ये किया है कि हम टारगेट को डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे होते हैं। हुँ, और इन फिगर्स के ऊपर भी मेरा ख्याल है जो लास्ट ईयर की फिगर थी 3,997, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं क्योंकि 101 अरब हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट से पे किया जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो इकोनॉमी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम टैक्स के अहदाफ हासिल करने की चक्करों में हमारी मईशत का भट्टा बिठा दें। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, हमें 5,300-400 से ज़्यादा हमें वो टारगेट नहीं लेना चाहिए और मईशत को आप चलने दें। आपको ये सोचना चाहिए कि मईशत चलेगी तो टैक्स मिलेगा, ना कि ये आपको सोचना चाहिए कि टैक्स कलेक्ट कर लूँ और मईशत चल पड़ेगी। हुँ। तो ये मेरा ख्याल है, लेट द इकोनॉमी टू ड्राइव द टैक्सेशन एंड नॉट टैक्सेशन टू इकोनॉमी। सही। इशफ़ाक़ साहब, आपने कहा कि मज़ीद टैक्स लगेंगे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। तो ऑलरेडी 8% हमारा इन्फ्लेशन रेट है। तो इससे तो जीडीपी बहुत मुतासिर होगा। इस वक्त 9% है, 8% नहीं है, ईयर ऑन ईयर। और अगले साल का टारगेट आप 8% ले रहे हैं। हुँ, अच्छा, ये सिमुलेशन होती है और ये आपको पता है जीडीपी की कैलकुलेशन जो पहला साल होता है वो प्रोविजनल होता है। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जब मैंने कैलकुलेट की थी मनफी आशारिया 38 में 8 अप्रैल को कर चुका था और कौमी तौर पे ये अहदाफ हमारे जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने दी थी वो 18 मई को यानी 40 दिन बाद दी। हुँ, तो काफ़ी
एक्यूरेट हमारे फिगर्स थे। और इस मर्तबा हमारे जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि पिछले साल की जो मनफी जो था वो 2% मनफी था, जो गवर्नमेंट कह रही है 3.8% है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है अगले साल जब ये फाइनल करेंगे तो ये आशारिया 5 से बढ़ा के 2 कर दें। अगर 2% मनफी गवर्नमेंट मानती है हम्म। कि पिछले साल रहा था, तो ये 3.94% बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं मानती है तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको वर्क बैक करता हूँ तो ये आएगा 2.9 से 3.1 के लिए। ये जीडीपी ग्रोथ है और अगले साल मेरे हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ होगा आपका वो इसी मेरा ख्याल है रीजन में रहेगा। और हो सकता है अगर एक्टिविटी बढ़ जाए हम्म। तो ज्यादा होगा, मगर ये एक्टिविटी आप एक बात याद रख लीजिएगा, नी जर्क थी। बिकॉज कि अगर 1-2 साल से आपने इकोनॉमी को बिल्कुल, जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा कि 2 साल के जो रिजल्ट थे वो हमें बता रहे थे कि इकोनॉमी बिल्कुल, इकोनॉमी का जैसे उन्होंने वर्ड यूज किए थे कि बेड़ा गर्क हो गया है। हम्म। तो अब अगर उसके बाद अगर थोड़ी सी वेंट मिली है इकोनॉमी को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वेंट अब क्लिप हो रही है। बिकॉज कि अब उस इकोनॉमी को आप इस तरीके से नहीं चला सकते जितना पिछले 6 महीनों में चली। और उसमें भी ज्यादातर अगर आप देखेंगे होलसेल में जो उन्होंने दिखाई है ग्रोथ, मैं समझता हूँ इसको उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में दिखाई है वो भी सोचना पड़ेगा। हम्म। मेरे ख्याल से कुछ एस्टिमेट जो बीट के हैं, जो हम समझते हैं, वो भी मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा है। तो इन सबको मेरा ख्याल है अगले साल जब रिवीजन होगी तो उसमें कमी नजर आएगी, या इससे अगले साल जब फाइनल होंगे तो भी कमी नजर आएगी। तो अशफाक साहब, आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि अभी जो हुकूमत की तरफ से ये गंदम, चावल, कपास और दीगर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि पिछले साल तो कोरोना था और अब लॉकडाउन भी नहीं है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। तो इसमें जो है वो बेहतरी की तवक्को की जा रही है। फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही हैं और पिछले साल की निस्बत अगर गुज़श्ता 9 माह की हम सूरत हाल देखें तो वो तकरीबन $8 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंसेस भी आ चुकी हैं। और चूंकि वो कह रहे हैं ये फॉर्मल चैनल से आ रही हैं, ऑफिशियल चैनल से आ रही हैं, तो इसमें हम बेहतरी देख रहे हैं। तो क्या ओवरऑल आपको कुछ रिकवरी होती नज़र आ रही है, इकोनॉमिक रिकवरी? देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप देखेंगे ना, तो मार्च से अप्रैल का जो डेटा है वो नेगेटिव है। हम्म। ठीक है जी। तो ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए। अब मई में क्या होता है अप्रैल विदा भी, फिर जून में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। उन आशारियों से, जिन आशारियों से अगर मैं कंपैरिजन करने जाता हूँ पिछले साल से, तो ऑब्वियसली पिछले साल 3-4 बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये काफी, आपको मैंने पहले ही कहा था, स्ट्रैंगुलेट हो गई थी। सबसे पहला था आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपका 13-13.25% था, फिर उसको कम किया गया। हम्म। और आपने कम किया फरवरी मार्च तक जाके, और इसके इफेक्ट आपको मिलने शुरू हुए जुलाई के बाद। तो एक तो वो बड़ा फैक्टर था जो मैं 2 साल से कहता आ रहा था कि आपका इंटरेस्ट रेट 7% होना चाहिए था, और आप 13.25 पे रख रहे थे। हम्म। तो उसने बहुत बड़ा आपका एक नेगेटिव रोल प्ले किया। दूसरा, आपकी जो रैंपेंट डिवेल्युएशन जो आपने की थी, 135 से 118 से ले जाके आप 168 तक पहुंच गए थे, उसने एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट कर दी थी। तीसरा, आपकी जो फंडामेंटल या पॉलिसीज हैं बिजनेस रिलेटेड, वो काफी बम्पी राइड्स फेस कर रहे थे। कभी आप कंसेशन देते हैं, कभी आप विड्रॉ कर देते हैं। हम्म। तो ये वो इनडिसाइसिवनेस थी जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान पहुंचा था। और अब हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेनी पड़ेगी। और आपको ऑब्वियसली, जैसे शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, हमें आईएमएफ से रीनेगोशिएट चीजें करनी पड़ेंगी, हम्म। जो कि मेरा ख्याल है वो उनकी टीम कर रही है। तो इकोनॉमिक रिकवरी का जहां तक आपका ताल्लुक है, यस, इकोनॉमिक रिकवरी इसलिए हुई थी कि जब आप माइनस से प्लस में आते हैं तो ऑब्वियसली एक्टिविटी होती है। हम्म। और लार्ज स्केल में जो सबसे बड़ी आपकी जो आई है वो सीमेंट में, स्टील में कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से आई है। मैं समझता हूँ आपने जो कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया, जिस तरीके से नो क्वेश्चन आस्क वाला, इसी तरीके से आपको इंडस्ट्री में भी देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको एफएटीएफ की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को ख्याल रखते हुए, हम्म। इन सारी चीजों को मरूजे खाते रखते हुए आपने ये काम करना है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें एक्सपर्ट कमेटी बिठाएं और उन एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू ये काम करें। मैं नहीं समझता कि आप अगर कोई डिसीजन लेंगे और अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट टेक केयर करेंगे अपने टैक्सेशन के टारगेट्स का, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
सही। तो अशफाक तौला साहब, अभी आपने भी कहा कि 13.25 रहा जब ये इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद 7% पे आया तो मईशत में जो है वो बेहतरी आई। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि उस तरह से अभी सरमायाकारी नहीं हो रही, तो उनकी अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब तक बेहतर नहीं होगी तो जो इकोनॉमी की जो बेस है, बेस ग्रोथ है, वो नहीं हो सकेगी। तो फिर इसके लिए हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? इकदाम सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इनको ये कहा था कि वन विंडो ऑपरेशन रखें तमाम टैक्सेस के लिए। मैं ये नहीं कहता कि एनएफसी के फार्मूले को चेंज करें। हुँ, वन विंडो वन क्लियरिंग हाउस होना चाहिए, जैसे बैंकों का होता है, और आप एक जगह जमा कराएं, कंप्लायंसेस सब एक जगह होनी चाहिए, जब जाके एक आपका जो स्टेक होल्डर है उसको आपको उनको मिलेगा, अपना एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। हुँ, दूसरा, आपको सबसे बड़ी बात ये इंसेंटिव पैकेज देने पड़ेंगे कि लोग आपके इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मसला ये हो रहा है, जितने भी हमारे यहाँ पर जो आज तक इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल उसमें आ रही है। और जो अगर हम देखते हैं गुड्स की एक्सपोर्ट का, तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट वही रहती है। हुँ। तो इन चीज़ों की तरफ आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आप जाएँ और उनकी इंडस्ट्रीज लगाएँ, तो उसको आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलेगा और आपके एक्सचेंज रेट पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। मगर उसके लिए आपको वाज़ेह एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी, और इसको नी जर के तौर पे ना कहें कि आई वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड और मैंने वो जो पॉलिसी कंसेशन की थी वो खत्म कर दी। दूसरा ये आपको कि अगर आईएमएफ आपके साथ आपकी मईशत के हिसाब से, बिकॉज़ कि आपकी मुतवाज़ी मईशत बहुत बड़ी है। हुँ, आईएमएफ या शायद जो फॉरेन हमारे दोस्त आते हैं पढ़ लिख के, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होता, और मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब बिकॉज के बैंकर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अरसा पाकिस्तान में गुजारा है, उनको इस बात का पूरा इल्म होगा। मगर अब उनकी जो टैक्सेशन पॉलिसीज किस तरीके से बनानी है, वो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ बनानी होंगी। ये हम अगर कह दें कि जी जो अमेरिका की टैक्स पॉलिसी में यहाँ चला तो नहीं चल सकती, तो उनको आपको सबको भरोसे खातिर रखते हुए काम करना। तो अशफाक साहब, टैक्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वो हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट 2016 में बनी थी और फिर कमेटी भी बनी ताकि उस पर अमल दरामद कराया जा सके, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई अमली सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई, कोई मीटिंग नहीं हुई उस पर। तो आप भी चूंकि इसके मेंबर हैं, तो आपके नज़दीक क्या वजह है कि ये अमली शक्ल क्यों नहीं इख्तियार कर सकी? देखिए, इशू ये है कि अब असद उमर साहब जब आए फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग कॉल की और वो कोशिश कर रहे थे वो भी, बट इसके बाद मेरा ख्याल है वो मामला थम सा गया। हम्म, और फिर जब शबर जैदी साहब आए चेयरमैन इंडिया, और उन्होंने भी एक दो मीटिंग्स कॉल की, बट देर आफ्टर सुमन बुकमन उमन फम दायर जो वाले साहब हैं, और अब हम अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। जैसे मैंने कल अपना एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया कि क्या बजट के प्रपोजल्स होने चाहिए। 2 साल तक मैं अनोमली का चेयरमैन रहा, हम्म, एक एक दिन में जो हम चीज़ें करते थे वो कमेटियां बनती हैं, और मेरा ख्याल है अभी तक वो इंडिसाइसिव रहती है, बिकॉज के हमें हेल्प नहीं मिलती है। और अगर ब्यूरोक्रेसी हमें हेल्प करे और अगर डेटा सही मायनों में शेयर करे हमसे, हम्म। तो आपको पॉलिसी इन्फॉर्म डिसीजन तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप मुझे कहें कि जी एक चीज पे पर्सनली आप अपना ओपिनियन दे दे, तो मैं नहीं दे सकता जब तक मेरे सामने पूरी पिक्चर ना हो। हम्म। आधी पिक्चर से मैं कोई काम ना करना चाहता हूँ, ना कर सकता। तो आपके नज़दीक जो है वो हुकूमत को टैक्स रिफॉर्म्स के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इनको एक प्रोफेशनल लोगों पे